हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार हम इसको पूरा देख लेते हैं बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पर जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चे, आप ऐसे समझिए कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है, उसमें से कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो कितना चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, दैट इज अ इलेक्ट्रिक करंट। The time rate of flow of the charge is called the electric current. I is equals to dq by dt. तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन लिखी dq by dt, इससे हमें इंस्टेंटेनियस करंट मिलता है किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू या किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। हम जब इंस्टेंटेनियस करंट निकालना चाहते हैं वो, अगर एवरेज करंट की बात करें तो वो टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर एवरेज करंट मिलता है। करंट कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, पर टोटल चार्ज कितना फ्लो किया गया, मान लो टी टाइम में 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया गया, तो वो चार्ज निकालो, डिवाइड बाय टाइम 10 सेकंड कर दो, आपके पास एवरेज फ्लो ऑफ करंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन भी आप समझ सकते हो। अगर मेरे पास करंट इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव चार्जेस जितने भी होंगे वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, और पॉजिटिव आयंस अगर कोई एग्जिस्ट करता है, जैसे कंडक्टर में बात करें तो कंडक्टर में जो करंट है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो कर रहे होंगे। क्लियर है, सिंपल बात है। और अगर कोई पॉजिटिव आयंस कहीं पर हमारे पास होते हैं, जैसे हम देखें कभी भी पॉजिटिव आयंस हैं हमारे पास, वो किसी केमिकल में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव का फ्लो होगा, और नेगेटिव जितने भी आयंस होंगे हमारे पास वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। तो डायरेक्शन करंट के पास होती है, करंट के पास डायरेक्शन होती है, बट फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। वाई इट हैज़ अ डायरेक्शन, तब भी वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये फॉलो नहीं करता। तो इसको समझ लेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशनली, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी एटम्स जो हैं वो बॉन्डेड स्टेट में हैं, तो एटम्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो वो तो वैसे भी बाहर निकल के नहीं फ्लो करने वाले। तो जो चीज़ें फ्लो कर रही हैं, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा होगा, तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो माना जाता है। इंस्टेंटेनियस करंट, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, द करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम इज अ इंस्टेंटेनियस करंट, जब हम dq बाई dt से इसको निकालें, कैलकुलस का यूज़ करके हम लोग बात कर रहे हैं। एवरेज करंट की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज फ्लोन इन अ टोटल टाइम। तो अगर कभी भी आपको एवरेज पूछा जाएगा तो ये उसकी डेफिनेशन है, टोटल चार्ज फ्लो। ऐसा मत करना कि फाइनल करंट प्लस इनिशियल करंट बाई 2। एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास डेफिनेशन से मिलता है हमें, तो टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज अ एवरेज करंट। क्लियर है, आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द चार्ज यूजिंग कैलकुलस। चार्जेस कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास देखो करंट है तो हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू आई डी टी। ठीक है, और अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो टोटल चार्ज फ्लोन मिल जाएगा हमें। करंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, अगर मेरे को ये पता है तो टोटल चार्ज फ्लोन इस फॉर्मूले से हमें निकाला जा सकता है, टोटल चार्ज फ्लो। और अगर हमारे पास ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम कर्व है, तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट, ये जो एरिया होगा, एरिया अंडर द आईटी कर्व विल रिप्रेजेंट द टोटल चार्ज। ठीक है, कोई परेशानी? क्योंकि यहां पर हमें देखो ये पता है, ग्राफ जो होता है वो एरिया, ग्राफ का एरिया जो अंडर द कर्व होता है वो इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। तो यही जो कैलकुलस वाला मेथड है, यही इंटीग्रल आई डी टी, ये हमें करंट और टाइम के ग्राफ का एरिया ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो या तो मैथमेटिकली गिवन है तो आप कैलकुलस से इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हो, या फिर हमें ग्राफ गिवन है तो आप एरिया अंडर द कर्व से उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, यह कह रहा है द करंट वेरिएशन विद द टाइम इज शोन इन द फिगर, फाइंड द एवरेज करंट इन 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड्स में कितना करंट फ्लो हुआ होगा, इसको आप निकालिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, एरिया अंडर द कर्व, तो क्या देगा मेरे को? वो क्या देगा बच्चे?
टोटल चार्ज। सही बात है, पर टोटल चार्ज निकालना है क्या हमें तो एवरेज करंट निकालना है। तो एवरेज करंट निकालना है तो क्या करेंगे, क्या एवरेज करंट की 10 एम्पियर हो जाएगा क्या, या इनिशियल करंट 0 था फिर 10 हुआ फिर 0 हुआ तो इनिशियल करंट तो फाइनल करंट 0 है तो हमारे पास एवरेज करंट भी 0 हो गया, ऐसा होगा क्या? नहीं। ये एरिया जो हमारे पास टोटल चार्ज बता रहा है, टाइम हमारे पास 6 सेकंड है, एवरेज करंट निकालने का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकालें, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम के लिए। यहाँ पर देखो ये है 4 - 2 2 हो जाएगी और नीचे वाली 6 की है, तो 6 + 2 इंटू हाइट कितनी है 10, तो एरिया हमारे पास आ गया ये और टोटल टाइम है 6 का, तो ये आ गया हाफ इंटू 8 इंटू 10/6। क्लियर है? अब इसमें काट दो, 2 से ये चला गया 4 टाइम्स 40/6, दैट मीन्स 20/3 एम्पियर इज द एवरेज करंट। दिस विल बी द आंसर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक्चुअल में एवरेज करंट के लिए टोटल चार्ज आपको निकालना पड़ेगा। आप कोई भी और तरीका यूज करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, आपको पता होगा V = IR, बचपन में आपने पढ़ा था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द करंट पासिंग थ्रू द मेटल और द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, और इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो गया, उस कांस्टेंट का नाम आ गया रेजिस्टेंस। अगर VI कोई भी हमारे पास ग्राफ है, VI कर्व है, तो इसका जो स्लोप होगा वो tan थीटा के बराबर होगा, और वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को इंडिकेट क्या करता है? स्लोप। सिंपल है, लिख लो इसको, स्लोप ऑफ द VI करंट इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है दैट मीन्स स्लोप कांस्टेंट है, जो कि होना भी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है दैट मीन्स V/I कांस्टेंट है, दैट मीन्स ओम्स लॉ वैलिड हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंडक्टर्स जिसमें स्लोप VI कर्व का अगर कांस्टेंट आ रहा है वो कहलाते हैं ओमिक रेजिस्टेंस, और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं वो जिसमें ये कांस्टेंट नहीं आता। ठीक है, कुछ ना कुछ कर्व आ जाएगा। आगे आएंगे, देखेंगे हम उनको। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस की बात करें तो एक L लेंथ का अगर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसका रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा ρL/A, जहाँ पे रो है रेजिस्टिविटी, R है रेजिस्टेंस और रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में समझेंगे। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, बट अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें तो वो एक मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी चाहे 10 छोटा सा एलिमेंट ले लो चाहे बड़ा सा एलिमेंट ले लो, उसके लिए हम एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो अलग अलग शेप का अलग अलग हो जाएगा, पर रेजिस्टिविटी तो हमारे पास मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो उसका रेजिस्टेंस उसके हिसाब से डिफाइन होगा। तो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द बॉडी अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस की, ml2 t-3 a-2। क्लियर है? कोई भी परेशानी यहाँ तक? आगे बढ़ें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो ρL/A है, यहाँ पे आप देख रहे हो लेंथ पर प्रोपोर्शनलिटी है इसके पास, और क्रॉस सेक्शन एरिया पे इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है। और ये रेजिस्टिविटी नाम की जो चीज़ है इसको समझ लेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। द फैक्टर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ चार्जेस को, ठीक है, ये फ्लो ऑफ करंट को, तो वो प्रॉपर्टी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में इन्वर्स रेसिप्रोकल का रेशियो है, रिलेशन है, और रेजिस्टिविटी की जो
यूनिट है वो ओम मीटर होती है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, और ओम को शो करते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। और फैक्टर्स जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट डालते हैं वो है नेचर ऑफ अ मटेरियल और टेम्परेचर। नेचर ऑफ अ मटेरियल और टेम्परेचर मतलब कौन सा मटेरियल है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर जैसे बता रहा था मैं, और टेम्परेचर क्या है, ये दोनों बातों से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। क्लियर है? कोई भी डाउट यहाँ तक? टाइप्स ऑफ द कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द ओम्स लॉ। ओमिक कंडक्टर, जैसे मैंने आपको बताया मटेरियल दैट ओबेज द ओम्स लॉ, जैसे मेटल्स हैं, तो बहुत सारे मेटल्स हैं इस तरीके से वो ओम्स लॉ को हमारे पास ओबे करते हैं। जहाँ पर भी स्लोप कांस्टेंट आ रहा है दैट मीन्स v बाई आई कांस्टेंट हो गया, स्लोप कांस्टेंट है तो अगर ये कांस्टेंट है दैट मीन्स ओम्स लॉ वैलिड है। बट यहाँ पर देखो कर्व हमारे पास इस तरीके, वी आई कर्व इस तरीके से आ रहा है, तो मटेरियल डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ आर नोन एज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, क्लियर है? कोई परेशानी? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, हर जगह पे स्लोप अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पर स्लोप देखेंगे, यहाँ पर स्लोप देखेंगे, यहाँ पर स्लोप देखेंगे, तो स्लोप हर जगह चेंज हो रहा है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देखेंगे द करेंट वोल्टेज ग्राफ फॉर द टू मेटेलिक सब्सटेंस ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर देखो आई इधर है, वी इधर है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर I और V में रिलेशन बनाए तो I इज इक्वल टू 1/r इंटू वी। ये जो है हमारे पास आई वी कर्व का स्लोप हो जाएगा। तो अब हमने जो पीछे समझा था वो V इधर था और I इधर था, तो वहाँ तो स्लोप ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था, बट यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आई वी कर्व का जो स्लोप है वो 1/r है। इस चीज़ को आप समझ लें। तो ये है थीटा ए और ये है थीटा बी, तो टेन थीटा ए हमारे पास हो जाएगा 1/r ए, टेन थीटा बी ये हो जाएगा 1/r बी। ठीक है, तो जहाँ पर एंगल ज़्यादा होगा वहाँ रेजिस्टेंस कम होगा, दैट मीन्स आर ए कम होगा आर बी के कंपेरेटिवली। तो आपके पास आंसर आ गया सी ऑप्शन। क्लियर है क्या? ओके, तो आगे बात करते हैं बच्चे, ये है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। अब रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो साथ में लीनियर रिलेशन वो रेजिस्टेंस के साथ रखती है। जितना रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी उतने टाइम से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ अ टेम्परेचर एंड इज गिवन बाय दिस। यहाँ पर टी एफ है फाइनल टेम्परेचर, टी आई है इनिशियल टेम्परेचर। तो अगर आपको टी आई टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी पता थी रो आई, और टी एफ टेम्परेचर पे आप रेजिस्टिविटी बताना चाहते हो रो एफ, तो आपको इसकी एक और प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, दैट इज अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, तो अगर आपको ये पता है तो आप बता सकते हो कि रो हो जाएगा, रो फाइनल हो जाएगा रो इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इस फॉर्मूले के हिसाब से रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है। क्लियर है? और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी सेम फॉर्मूला आ जाता है कि फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये जो अल्फ़ा है, अगर आपको दिया जाए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तब आपको ये अल्फ़ा डैश के बारे में बात चल रही है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो आपके अल्फ़ा के बारे में बात हो रही है, रेजिस्टिविटी वाले। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी सेम आता है बच्चे। सिमिलरली द रेजिस्टेंस ऑल्सो वेरी विद द टेम्परेचर एज दिस रिलेशन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। यहाँ पर टेम्परेचर का डिपेंडेंसी में आप एक चीज़ याद रखिए बस, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होंगे। ठीक है, ऐसा हम
कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें सेमी कंडक्टर बोलते हैं, उनके संग उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस उनका कम होने लगता है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली वो कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। ओके, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ देखते हैं एक बार। इसके लिए हमें पहले मीन फ्री पाथ के बारे में बात करनी पड़ेगी। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन, जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है लैटिस के अंदर, ठीक है, कंडक्टर के लैटिस के अंदर, तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में चल रहा होगा, उसको आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रैंडम मोशन कर ही रहा है अपना। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। लैम्डा से डिनोट किया हमने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द कोलिजन से हम लोग मीन फ्री पाथ को निकाल लेते हैं। एक होता है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम होता है द एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। बेसिक यूनिटरी मेथड से हम डेफिनेशन बना दे रहे हैं इसकी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप देखिए क्या होता है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। तो जब आप एक कंडक्टर को देखें तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली कहीं ना कहीं मूव कर ही रहे होंगे, आपस में टकरा रहे होंगे, लैटिस से टकरा रहे होंगे, हर तरफ उनके बीच में कोलिजन हो रहा होगा और वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहे होंगे किसी ना किसी रैंडम तरीके से, ठीक है। तो एक अगर आपने देखा कि वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे चला गया, तो ये आपने एक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करके उसका मोशन रैंडमली स्टडी किया। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है जो जिससे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वो काफ़ी तेज होगी, वो रैंडम वेलोसिटी टेम्परेचर की वजह से भी है वो। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इसके थ्रू एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, एक एक्सटर्नल फील्ड इसके अंदर आ गई, तो ये एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके जो पूरा का पूरा रैंडम मोशन था इलेक्ट्रॉन का, सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो एक पैटर्न था, वो पूरा का पूरा पैटर्न एक कांस्टेंट वेलोसिटी से शिफ्ट होने लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो शिफ्ट होने लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन का पैटर्न पीछे की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। जैसे कि ये पूरा पैटर्न था, अब ये पूरा का पूरा हमें थोड़ी देर बाद शिफ्टेड दिखने लगेगा, होगा ऑलमोस्ट वैसा ही ब्रॉडली, बट शिफ्टेड होने लग जाएगा। अब ये जो शिफ्ट होने लग गया है पर यूनिट टाइम, अगर शिफ्ट को देखें तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन की निकल आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है QE/m इंटू टाउ। टाउ यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो VD का फॉर्मूला क्या हो गया, QE/m इंटू टाउ। सिंपल, ये एवरेज वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम में हमने वेलोसिटी निकाल दी। आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट NEAVD, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट। बेसिक डेफिनेशन से ही हम इसको निकाल सकते हैं, अभी आपको इसे याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। वेयर N क्या है, N है नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने फ्लो हो रहे हैं, दैट इज अ N। पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर हमें पता होगा। एक मटेरियल के लिए उसके अंदर हमें दे रखा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात चल रही है, फ्री भी इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ले रहे होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, कंडक्टर के बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे E लिया है। अदरवाइज अगर कोई और चार्ज है जो फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ पे Q भी लिख सकते हैं, बट कंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ओनली। और VD हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ही है, और A है हमारे पास एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। आगे बढ़े। देयर इज अ करंट ऑफ 0.21 एम्पियर इन अ वायर ऑफ 1 millimeter square area of cross section if the number of the free electrons per centimeter cube is 8.4 into 10⁻22, then find the drift velocity।
अब यहाँ पे आप देखो करंट आपको गिवन है 0.21 एम्पियर, एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ द करंट। एरिया गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, तो 10⁻³ आ जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, 10⁻³ मिलीमीटर में हो गया, और इंटू 10⁻³ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻6 आ जाएगा मीटर में स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, हमें n की वैल्यू गिवन है 8.4 इंटू 10⁻20 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये हमें डेटा गिवन है और वीडी पूछा जा रहा है, तो क्या आप इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं? NEAVD कैलकुलेट कीजिए। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं बच्चे। ऐसा यूनिट में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 8.4 इंटू 10⁻22 था, पर सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर को 10⁻² लिख सकते हैं, तो 10⁻6 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, जो ऊपर चला जाएगा 10⁻6 पर मीटर क्यूब हो जाएगा ये। डैट मीन्स टोटल हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें और हमें निकालना है VD, तो VD हो जाएगा I/NEA, ठीक है। I की वैल्यू 0.21 अपॉन N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.4 इंटू 10⁻28, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। इस तरीके से वैल्यू पुट करते चले जाओ। A की वैल्यू कितनी थी 10⁻6। क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो मैं बता देता हूँ, आप लोग मैच कर लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर्स। जो VD की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 1.56 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड के अराउंड, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। आगे बढ़ें। करंट डेंसिटी, करंट की पर यूनिट एरिया अगर हम कर दें तो करंट डेंसिटी मिल जाता है हमें। J क्या है? करंट पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू द करंट पर यूनिट एरिया। अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको डिफाइन करें तो J एक्चुअल में इस तरीके से लिख देंगे, I इज इक्वल्स टू J डॉट ए, ठीक है ना। J हमारे पास मैग्नीट्यूड वाइज I/A है, ठीक है। और अगर हम I को देखें, ये है हमारे पास NEAVD, तो अगर I को A से डिवाइड कर देंगे तो J आ जाएगा I/A से NEVD के बराबर सिर्फ। दिस इज़ द करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। तो जहाँ पे भी आपको करंट पर यूनिट एरिया निकालना हो, दैट मीन्स ऐसा यूनिट निकालनी हो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, और डायमेंशन अगर निकालनी हो तो हम लोग L-2 इंटू A, ये हमारे पास करंट डेंसिटी हो जाता है बच्चे, ठीक है। करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी हमारे पास ओम्स लॉ है, उसको भी देख लेंगे। दैट इज J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हमने समझ लिया कि J हमारे पास I/A जो NEVD के बराबर हमने कर दिया। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका हमने अभी रिलेशन देखा था, जो था QEM इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। जब ये सब पुट कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये जो टर्म बना, इसको हमने डिफाइन कर दिया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसको डिफाइन कर दिया? NE² टाउ बाई M को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। यहाँ पर सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से भी लिख देते हैं कि J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, ठीक है। अल्टरनेटली द अबव रिलेशन कैन बी रिटन एज J इज इक्वल्स टू सिग्मा E बाई रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। आपको पता है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल का रिलेशन है, तो
तो हमारे पास इस तरीके से काम हो जाता है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल के अंदर। जैसे यही एक क्वेश्चन देखेंगे आप, द इलेक्ट्रॉन बीम हैज़ एन अपर्चर ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, द टोटल ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, फाइंड द करंट, ए पार्ट में, दूसरे पार्ट में द करंट डेंसिटी इन द बीम। ट्राई कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एरिया आपको गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन कितने हैं, 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकेंड। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻16 तो इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19। ये टोटल चार्ज आ गया, कैपिटल क्यू बोल देता हूँ इसको, ठीक है। एरिया है ये है हमारे पास। अब यहाँ से ये टोटल चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ करंट ऑल्सो। टाइम की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यही हमारे पास करंट हो जाएगा जो क्यू के बराबर है। अब उन्होंने पूछा करंट क्या हो गया, तो ए पार्ट में तो करंट का आंसर यही आ गया हमारे पास, 6 × 1.6 × 10⁻³ हो जाएगा ये, दैट इज 9.6 × 10⁻³ एम्पियर। बी पार्ट में पूछ रहा है हमसे द करंट डेंसिटी इन अ बीम, और करंट डेंसिटी इन अ बीम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एरिया हमें गिवन है और हम लगा देंगे J = I/A, 9.6 × 10⁻³ अपॉन 10⁻⁶, ये आ जाएगा 9.6 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे। क्लियर है, देख लो एक बार, कहीं डाउट हो तो। आगे बात करते हैं बच्चे, टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में अगर हम डिस्कशन करें एक बार, तो हमारे पास देखो 3 तरह के मटेरियल को हमने डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। जिनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टिविटी सबसे कम होती है उनको बोलते हैं इंसुलेटर, और जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट द रूम टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेमी कंडक्टर के लिए बात करिए, द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में देखिए रेजिस्टिविटी और द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी में देखेंगे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर की कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स इंक्रीज हो जाते हैं जब हम करंट को टेम्परेचर को बढ़ा रहे होते हैं, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। ये एक तरीके से अपोजिट हो रहा होता है कंडक्टर के केस में। यहाँ पर देखिए रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। एग्जाम्पल देखो, कॉपर, सिल्वर, आयरन, यहाँ पे एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे एग्जाम्पल वुड, क्लॉथ, पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम बता दें। किरचॉफ्स लॉ के बारे में बातें करते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स provided as with two laws of the determination of the potential difference and the current in different branch of any electrical circuit which are as follow। सबसे पहले हमारे पास बात करेंगे हम लोग किरचॉफ्स KCL की बात करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, और जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों की एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। आप यहाँ पे देखिए, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज पर ये बेस्ड है। क्या बोलता है यहाँ पर आप देखिए, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट को बराबर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे बैठ के चार्जेस बन रहे होंगे। ठीक है, अगर एक जगह पर हम बात करें तो जितने चार्जेस वहाँ पर आएंगे उतने ही चार्जेस वहाँ से जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी जंक्शन या कोई भी पॉइंट करंट चार्जेस को नहीं खा रहा होगा या नहीं पैदा कर रहा होगा, नॉर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज का कंजर्वेशन हमारे पास होता है। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर हो गया। अब इस जंक्शन के लिए इनकमिंग करंट कितना है, I1 है, I2 है, आउटगोइंग करंट कितना, I3 I4 है। तो यहाँ पर देख सकते हो I1 + I2 इज द टोटल इनकमिंग करंट, वो टोटल आउटगोइंग करंट I3 + I4 के बराबर होगा। जंक्शन पर नेट करंट 0 रहेगा।
अगर आने वाले करंट को आप प्लस बोलते हो, जाने वाले करंट को माइनस बोलते हो, तो नेट करंट हमारे पास जीरो हो जाएगा। कोई भी चार्ज कहीं बन नहीं सकता। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर हमारे पास 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ पर मेरे पास 5 एम्पियर करंट गया, यहाँ पर मेरे पास 9 एम्पियर करंट गया, तो इसमें आई की वैल्यू क्या होगी? क्या आप पता लगा सकते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? सिंपल, हम केसीएल लगा देंगे, जंक्शन लॉ लगा देंगे। केसीएल बोल रहा हूँ, किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ पर देखो टोटल हमारे पास करंट इनकमिंग कितना है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो 2 प्लस आई इज द इनकमिंग करंट और आउटगोइंग है 5 प्लस 9। तो आई की वैल्यू देखो कितनी आ गई बच्चे, 12 एम्पियर। दिस इज द आंसर। तो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग केसीएल के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सेकंड लॉ हमारे पास होता है केवीएल, किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी ऐसा बोला जाता है। द एल्जेब्रिक सम of a potential difference in any loop including those associated with the EMFs and those resistive elements must be equals to 0. पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द लूप, मतलब एक पॉइंट से अगर पोटेंशियल से हम स्टार्ट किए वापस घूम के आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी लूप में 0 होगा, टोटल सम। दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का कंजर्वेशन पर ही बेस्ड है ये वाला लॉ। देख लेते हैं, जैसे कि आप इस लूप में देखिए, ये एक लूप है, यहाँ पर आपको टर्मिनल्स दे रखे हैं V, दैट मीन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो करंट इसी तरफ से जाना होगा। ठीक है, एक ही बैटरी है पूरे में। R1, R2, R3 ये हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है। तो अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लेट से ए पॉइंट से, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, मैं ऐसे गया, पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज हो गया होगा, V से बढ़ा होगा, फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, फिर वापस ए पॉइंट पे आ गया। तो जितना ड्रॉप हुआ होगा टोटल प्लस जितना इंक्रीज हुआ होगा वो दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि लूप में एनर्जी कहीं पर भी क्रिएट नहीं हो रही होगी, कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करते चले जाएं तो हमारे पास नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 आ जाएगा क्लोज लूप के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, इस ए पॉइंट से स्टार्ट करा मैंने, बी पॉइंट पे गया तो मेरा पोटेंशियल इंक्रीज किया प्लस आई प्लस वी। अब मैंने आर को क्रॉस किया तो ड्रॉप होगा मेरा माइनस आई आर, फिर ड्रॉप होगा माइनस आई आर 2 का, आई आर 1 आई आर 2, फिर माइनस आई आर 3, ये मिला के नेट 0 होगा। अब मैं जो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा हूँ वो आई आर का है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब भी हम ड्रॉप लिखेंगे बच्चे, तो आप इस चीज़ को देखें, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो आई आर का होगा। क्लियर है? तो सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख लो साइन कन्वेंशन फॉर द किरचॉफ्स लूप, पोटेंशियल ड्रॉप इज कंसिडर्ड नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब आप बी से ए बात करोगे, पाथ आपने ये रखा है तो पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ लें। पाथ क्या? अगर आप ए से बी जाएंगे तो पोटेंशियल आपका ड्रॉप होगा माइनस ई। अगर आप ए से बी गए तो आप ए से बी जाने पर देखो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, बात आपका ये है, यहाँ से यहाँ गए तो आप देखिए जो वी बी माइनस वी है, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करोगे तो माइनस आई आर आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ने अपने करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, बट बैटरी में अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो भी पोटेंशियल यहाँ पे हमें ड्रॉप मिलेगा। देखो राइज ऑफ द पोटेंशियल, देखो अगर ए से बी गया, पाथ हमने ये रखा
और टर्मिनल देखो नेगेटिव से आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा प्लस ही। ऐसे ही आप देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो रेजिस्टेंस में तो भी आपको पोटेंशियल बढ़ा हुआ मिलेगा प्लस IR। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किधर से किधर जा रहे हैं KVL लगाते वक्त। जैसे कि एक KVL मैं आपको लगवा के दिखा देता हूँ, एक लगा देते हैं बच्चे, हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं वैसे ही। दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2, दिस इज रेजिस्टेंस R3। ये हमारे पास बैटरी है E1 EMF की और ये बैटरी है E2 EMF की। ठीक है, तो आपको इसमें सारे ब्रांचेस में करंट निकालना है। ठीक है, फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस। यूजिंग KVL। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा अगर हम इसको KCL से लगा दें तो भी बहुत आसान है, हम एक जंक्शन पर काम कर सकते हैं, बट हम KVL लगाते हैं ज़बरदस्ती। तो देखो क्या होगा यहाँ पर समझते हैं। मैं यहाँ पर करंट की वैल्यू मान लेता हूँ I1, तो ये I1 ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर देखो I2 मान लेता हूँ और यहाँ पे मान लेता हूँ I3। क्लियर है, सारे रेजिस्टेंस में करंट पता पड़ गया मेरे को। इस पर देखो आप, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये तो बाई KCL लिख दिया मैंने। ठीक है, खैर हम KVL लगाना सीख रहे थे। अगर मैं समझो इसको नाम दूँ लूप 1, इसको नाम दिया मैंने लूप 1। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग लूप 2। तो लूप 1 और लूप 2 में हम लोग KVL लगाते हैं। तो लूप 1 में अगर KVL लगाया, डायरेक्शन देखना लूप में कैसे लगा रहा हूँ मैं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट से ए से स्टार्ट गया। तो सबसे पहले बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो प्लस E1 होगा, फिर करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं रेजिस्टेंस में, फिर ड्रॉप होगा, दैट मीन्स माइनस I1 R1। फिर इस लूप में ये वाला आ गया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर ड्रॉप होगा माइनस I3 R2। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। लूप 2 में देखिए, लूप 2 में ऐसे जा रहे हैं। लेट से मैं लूप 2 में इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस ए पॉइंट से। तो सबसे पहले मैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो बैटरी को क्रॉस करूँगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस E2। फिर आप देखो यहाँ पर जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं हम लोग लूप में, तो अब यहाँ पर भी प्लस आएगा, प्लस I3 R2। और फिर इस वाले रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आएगा, माइनस I2 R3। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से KCL हम लगाते हैं बच्चे, सॉरी KVL लगाते हैं। ये है हमारे पास KVL। तो आपको लूप डिफाइन करना है। ठीक है, कोई परेशानी, समझ में आ गया यहाँ तक? एनी डाउट्स? आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बाय यूजिंग अ किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पे आप देखो सेम करंट फ्लो हो रहा होगा तो हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हर ब्रांच में अगर मेरे पास सेम करंट फ्लो हो रहा है तो वो हमारे पास ब्रांचेस सीरीज में हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों के थ्रू सेम करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये तीनों सीरीज में हो जाएंगी। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा R इक्विवेलेंट। क्या मतलब होगा R इक्विवेलेंट का? R इक्विवेलेंट का मतलब होगा कि इन तीनों को हटा के मैं एक ही रेजिस्टेंस लगा दूं जो कि सेम बैटरी से सेम करंट ड्रॉ करे। सेम बैटरी से सेम करंट ड्रॉ करना है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसमें KVL लगा दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देखो कि ये आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इस तरीके से आ गया। अब आप V1 V2 V3 को लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट में KVL लगा सकता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो V माइनस करंट I है, इस तरीके से लूप में जा रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज, I R1 माइनस I R2 माइनस I R3 इक्वल टू 0।
तो V आ गया, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर आप देखोगे V इज इक्वल टू आई आर इक्वेलेंट, दिस सेकेंड इक्वेशन। कंपेयर कराया तो आर इक्वेलेंट की वैल्यू पता पड़ेगी मेरे को, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर आप देखो जितने भी रेजिस्टेंस हो 1 2 3 4 5 n तक रेजिस्टेंस है, सबका अगर मेरे को इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn तक मैं ऐड कर सकता हूँ, समझ गए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द रेजिस्टर्स आर सेम, तो पैरेलल ही हो जाएंगे वो रेजिस्टर्स, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। आप देखो R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो R2 के अक्रॉस है, वही R3 के अक्रॉस है, तीनों की तरफ करंट डिफरेंट होगा इसमें। जैसे यहाँ पर आप देखो पोटेंशियल डिफरेंट था V1 V2 V3, बट करंट सेम था तीनों में I। यहाँ पर करंट डिफरेंट है I1 I2 I3, बट पोटेंशियल सेम है तीनों की तरफ हमें पोटेंशियल डिफरेंस V ही मिल रहा है। तो इंडिविजुअली हम करंट निकाल सकते हैं क्या? करंट आप देखो तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, तो I1 की वैल्यू आ गई V बाई R1, I2 की वैल्यू आ गई V बाई R2, I3 की वैल्यू आ गई V बाई R3। अब यहाँ पर मैंने KCL लगा दिया, यहाँ पे I करंट इनकमिंग करंट है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी, इक्विवेलेंट सर्किट भी बना लिया मैंने कि इनका R इक्विवेलेंट है जो कि सेम बैटरी से सेम करंट ड्रॉ कर रहा है, तो इसके लिए I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर I1 I2 और I3 की वैल्यू उठा के पुट कर दो और I की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो आप देखोगे आपके पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। दो रेजिस्टेंसेस के लिए हम लोग R इक्विवेलेंट को लिखेंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब भी दो इक्विवेलेंट हो रहे होंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल्स टू 1 बाई R इक्विवेलेंट करने में थोड़ा सा टाइम बच जाता है अगर हम इस तरीके से जाएंगे कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है? बाकी दो से ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 सो ऑन 1 बाई Rn तक, ठीक है क्या? आगे बढ़े। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, ट्राई कीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये तीनों सीरीज में है, ये दिख रहा है आपको। और इन तीनों की सीरीज में अगर मैं ऐड कर दूं तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चे? R प्लस 2R प्लस R, दैट इज़ 4R। तो हमारे पास ये सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। ये R है, ये 4R है, ये R है, इसका भी 4R बन गया। अब ये 4R और 4R पैरेलल में है, ठीक है। तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालेंगे आप, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, आप देखोगे 2R आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मिलके 2R आ गया, तो सर्किट बन गया मेरे पास ये R, ये 2R हो गया, ये R हो गया। अब A और B के अक्रॉस अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो क्या आ जाएगा? ये तीनों सीरीज़ में आ गया, तीनों सीरीज़ में जाके जस्ट ऐड कर देना है, तो R प्लस 2R प्लस R दैट इज़ 4R। तो A और B के अक्रॉस इस तरीके से मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। कोई परेशानी? सिंपल है। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल r से डिनोट करते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसको समझ लेते हैं। Internal resistance, it is the resistance or the opposition offered by the electrolytes of the cell or the battery when an electric current flows through it। बैटरी जो होती है बच्चे, बैटरी किस तरीके से होती है आप समझिए। ये बैटरी है, इसकी एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। यहाँ बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स फिल होते हैं बच्चे, ठीक है। तो करंट जब फ्लो कर रहा होता है सर्किट में कहीं पर भी, तो उसको अंदर भी चार्जेस को फ्लो करवाना होता है। तो अंदर जब चार्जेस में फ्लो करते हैं तो अंदर भी एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बैटरी कई बार गर्म हो जाती है। तो जो बैटरी के इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो को अपोज कर रहा है,
जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको हम बोलते हैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता बट फिर भी आपको 3 फैक्टर के बारे में, 2-3 फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन बना दिए गए तो आपको पहचानना होगा किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में समझते हैं। ईएमएफ, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सेल टू टेक द 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। आप ये देखो बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल वर्क किया जा रहा है चार्ज को ले जाए। देखो बाहर तो चार्ज कैसे गया, ऐसे चलो ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे होंगे और बैटरी के अंदर वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहे होंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो नहीं कर सकता, कोई ना कोई बाहरी ताकत चाहिए उसको फ्लो कराने के लिए। तो ये जो वर्क डन होता है इसी को ईएमएफ के बराबर हम बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सेल टू टेक द 1 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम नेगेटिव। या तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक लाने के लिए जो वर्क किया गया हो, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से। इसका ये नाम से फोर्स है बट यूनिट से ये वोल्टेज है, ठीक है ना। इट इज नॉट अ कंफ्यूज विद द फोर्स, द वर्ड फोर्स इज मिसनॉमर हियर, ठीक है। फोर्स से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये वोल्टेज की यूनिट है ईएमएफ, ईएमएफ की यूनिट वोल्टेज है। आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और मैटर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का है और किस मेटल के इलेक्ट्रोड्स बना रखे हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये जो टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास, ये किस मेटल के, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है ईएमएफ। क्लियर है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं हम लोग। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल और द बैटरी इज नोन एज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इट इज गिवन बाय द रिलेशन। आप ये देखिए, ये आपको बैटरी दिख रही है, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल आर से दिखा दिया मैंने। अब टर्मिनल का पोटेंशियल, अगर करंट आई फ्लो कर रहा है इसके अंदर तो वो बैटरी के अंदर भी आई फ्लो कर रहा होगा, करंट तो साहब पूरे सर्किट में चल रहा होगा ना। तो जब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो आप यहाँ पर देखो, इन टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई नहीं होगा, वो होगा ई माइनस जितना इसके ड्रॉप हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ टर्मिनल पे ड्रॉप भी तो होगा ना पोटेंशियल। तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दैट इज ई माइनस आई आर। ई क्या है यहाँ पे? ईएमएफ, ई था ईएमएफ। अब आप देखो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू इट। अगर कोई भी करंट नहीं होगा, अगर आई की वैल्यू 0 कर दोगे तो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो ईएमएफ की ये वाली डेफिनेशन भी आपको कई जगह किताबों में मिल सकती है। द ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू इट। क्लियर है। और अगर करंट फ्लो कर जाएगा तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप आएगा बैटरी के टर्मिनल्स पर वो भी काउंट करेंगे, तब जाके बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ईएमएफ माइनस आईआर आ जाता है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात में कोई भी डाउट नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ूं मैं। 2 केसेस होंगे बैटरी के साथ, बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होगी और जब चार्ज हो रही होगी। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले डिस्चार्जिंग समझते हैं। जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रहा हो तो आप समझ लीजिए बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रहा हो तो आप समझ लीजिए बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है डिस्चार्जिंग में और चार्जिंग में एनर्जी कंज्यूम कर रही है, मतलब ये एज अ लोड काम कर रही है। तो एज अ लोड काम कर रही है। अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। आप देखो यहाँ से यहाँ जाने पर माइनस ई माइनस आई आर, ठीक है। या फिर यहाँ से यहाँ जाने पर देखेंगे प्लस आई आर प्लस ई, जो डेल्टा भी आ जाएगा टर्मिनल्स के अक्रॉस, ठीक है। ऐसे यहाँ से यहाँ जाने पर देखेंगे तो
माइनस आई आर प्लस ई, जो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा हमारा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो करंट की डायरेक्शन में जाने पर ड्रॉप होगा, और बैटरी के साथ देखते हैं तो माइनस से प्लस जाने पर इंक्रीज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़ लें। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, यहाँ पर देख लो सीरीज ग्रुपिंग E1 R1 E2 R2 और EN RN, मतलब अगर यहाँ पर मैंने सीरीज में लगा दी बहुत सारी n तक बैटरियाँ जिनके पास रेजिस्टेंस है इंटरनल R1 R2 अप टू RN, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमारे पास सीरीज वाला फॉर्मूला लग गया। और सर्किट में आप देखिए इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। सीरीज ग्रुपिंग मतलब सीरीज में हमने बैटरी लगा दी तो उन सबकी EMF जोड़ दो। आपको टर्मिनल देखने पड़ेंगे बैटरी के, टर्मिनल सब एक डायरेक्शन में होंगे तभी प्लस होगा। अगर एक भी उल्टा कर दोगे आप टर्मिनल तो यहाँ पे माइनस E2 आ जाएगा। ठीक है ना? सेंस ऑफ टर्मिनल आपको देखना पड़ेगा। पैरेलल में भी देखिए आप, पैरेलल में क्या है E1 R1 E2 R2 E3 R3 इस तरीके से पैरेलल में आपको लगा रखे हैं। तो इन सबको हटा के अगर मैं सिर्फ एक ही E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट बनाना चाहता हूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पे क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो पैरेलल वाला है सीधा सीधा, बट E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखिए। E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 सो ऑन EN बाई RN तक अपॉन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वही है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन N तक। मतलब पैरेलल का R का फॉर्मूला तो पैरेलल का एज इट इज लग रहा है, बट जो E इक्विवेलेंट मतलब EMF निकालना है इक्विवेलेंट पैरेलल का, तो उसमें रेजिस्टेंस का भी यूज़ आ रहा है जो कि सीरीज में नहीं आ रहा था। सीरीज में रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं आ रहा था, डायरेक्टली हम लोग कर रहे थे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 अप टू EN, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस का रोल है, इंटरनल रेजिस्टेंस का। इसको आप ध्यान से देख लें, याद कर लो इसको, अभी याद कर लो, दोबारा इसको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े हमें। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 सो ऑन। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, इन अ सर्किट शोन इन द फिगर E1 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू है, R1 R2 दोनों 1 ओम के दे रखे हैं, कैपिटल R की वैल्यू 2 ओम दे रखी है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी 1 एंड बैटरी 2। आंसर बताइए। तो यहाँ पर आप देखो ये 10 वोल्ट है, ये दे रखा है हमें 4 वोल्ट। अब टर्मिनल्स पे ध्यान देंगे, टर्मिनल्स अपोजिट लगा रखे हैं। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इक्विवेलेंट निकालना चाहे इक्विवेलेंट निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे इक्विवेलेंट निकाल के करते हैं, इक्विवेलेंट निकालना है तो आप देखो ये +10 और यहाँ पे +4, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E नेट हो जाएगा मेरे पास E1 माइनस E2, 10 माइनस 4 दैट इज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की हो जाएगी, टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला, ये टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव 6 वोल्ट की तरह काम करेगा। ये R1 R2 R1 R2 का इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा 2 ओम, और ये कैपिटल R हमारे पास 2 ओम का अलग से है। तो अब आप करंट निकालोगे इसमें बहुत इजीली निकाल दोगे। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हो सीरीज में 2 ओम 2 ओम 4 ओम हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल है मेरे पास 6 वोल्ट का, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट्स अपॉन 4 ओम दैट इज 3/2 एम्पियर करंट। ठीक है, 1.5 एम्पियर का करंट है ये। ठीक है, अब हमसे पूछा है था पोटेंशियल डिफरेंस निकालो एक्स क्रॉस बैटरी। अब देखो आप यहाँ पर हम अगर निकालें, ये है 10 का और करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ये है करंट है यहाँ पर 1.5 एम्पियर का और ये रेजिस्टेंस है 1 का। तो आप देखो E1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये डिस्चार्जिंग है तो E1, तो मैं डेल्टा V1 लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा E1 माइनस IR1 दैट इज 10 माइनस 1.5 इंटू 1 दैट इज 1.5, ये 8.5 वोल्ट्स का आ गया। और डेल्टा V2 अगर निकालें तो ये हो जाएगा E2, यहाँ पर आप देखिए करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये है 4 वोल्ट्स का और ये है 1 ओम का, और करंट है हमारे पास 1.5 ओम का। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, टर्मिनल का निकालेंगे तो E2 प्लस IR2, ये चार्जिंग हो रही है
दैट मीन्स 4 प्लस 1.5 दैट इज़ 5.5 वोल्ट। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड द पावर, जूल लॉ ऑफ हीटिंग देखें तो हमारे पास आई स्क्वायर आर, हमारे पास अगर एक रेजिस्टेंस में अगर बात करें, अगर एक रेजिस्टेंस है आर का, उसमें आई अगर करंट जा रहा है तो इसमें से पावर लॉस हो रही है आई स्क्वायर आर। तो टोटल हीट टी टाइम में कितनी हुई, पावर इंटू टाइम कर दिया हमने, आई स्क्वायर आर इंटू टी, दिस इज हीट। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी जूल में। किलो वाट आवर इसकी कमर्शियल यूनिट है बच्चे। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। पावर के बारे में बात करें, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास वी आई, और अगर ओम्स लॉ यूज़ कर लें, देखो पावर की डेफिनेशन हो गई वी इंटू आई बैटरी के लिए, और अगर ओम्स लॉ यूज़ कर लें तो वी को आई आर लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा ये, या फिर हम आई को लिख सकते हैं वी बाई आर, तो ये वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ये ओमिक कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, ओमिक कंडक्टर्स आपको पता है जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, उसके लिए हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चे। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द पावर सप्लाइड बाई 10 वोल्ट बैटरी एंड द पावर डिसिपेट्स इन 3 ओम रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस तरीके देखें, अपोजिट दे रखें, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनका, 10 - 4 का, दैट इज 6 वोल्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है 3 ओम का, तो करंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा वी बाई आर, टोटल हमारे पास 6/3 दैट इज़ 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो जो पावर होगी वो V इंटू आई होगी, 10 वोल्ट वाले में से बात कर रहा है, तो 20 हमारे पास वॉट हो जाएगी पावर। उसने बोला है 3 जूल, ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट उसने बोला है कि 3 ओम में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, तो पावर लॉस जो डिसिपेट हो रही है 3 ओम में से, दैट इज़ आई स्क्वायर आर, और आई की वैल्यू है 2 का स्क्वायर इंटू 3 दैट इज़ 12 वॉट। क्लियर है क्या? सिंपल है। आगे बढ़ें। पावर ट्रांसफर टू द लोड बाय द सेल, the power transferred by the cell to the load is maximum when the external resistance is equals to the internal resistance। maximum power transfer theorem होती है बच्चे, ये maximum power transfer theorem क्या बोलते हैं कि अगर एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल आर है और एक बैटरी लगा रखी है हमने EMF की और आर इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो हमें यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी वो तब होगी जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे इक्वल हैं, और जो पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी दैट इज़ ई स्क्वायर अपॉन 4R। ठीक है, और आर दोनों बराबर हैं, तो इसको ई स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों ही बराबर हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ द बल्ब के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। देखो बल्ब के पास क्या होती है, रेटेड पावर, पावर रेटेड और वी रेटेड। ठीक है, तो रेटेड पावर और वोल्टेज रेटेड से मैं आपको बता दूं, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप 2 चीज़ें निकाल दीजिए, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है उस डिवाइस में से, और उसका रेजिस्टेंस कितना है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, देखो पावर इज इक्वल टू वी आई, जो रेटेड पावर है और रेटेड वोल्टेज है उसकी मदद से जो करंट निकालेंगे दैट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द डिवाइस, उससे ज़्यादा करंट पर डिवाइस ख़राब हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप लोगों के पास 2 चीज़ें हैं, वोल्टेज और पावर, तो आप पावर को लिख सकते हैं, देखो रेजिस्टेंस निकालना है, पावर को लिख सकते हैं आप वी स्क्वायर बाई आर। तो रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज की मदद से आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, फिर आप रेजिस्टेंस का यहाँ पे सीरीज पैरेलल यूज़ कर सकते हैं, तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन वाले में देखिए, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस के हम फॉर्मूला समझें, P1V और P2V, हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, तो इन दोनों को अगर सीरीज़ में लगा दिया तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, ये R1 हो गया, R2 कितना हो गया, वी स्क्वायर, P1 हो गया, ये P2 हो गया। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज़ में है तो R1 + R2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन पी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P1 + वी स्क्वायर अपॉन P2। इस तरीके से पी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा
1 बाई पी इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाई पी वन प्लस 1 बाई पी टू, और 2 के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो ये इक्वलेंट पावर हो गई हमारे पास सीरीज़ के लिए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें ये पैरेलल के लिए है, और पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है टोटल पावर कंजप्शन का P1 प्लस P2। तो पैरेलल में अगर दो डिवाइस है P1 P2 के सेम रेटेड वोल्टेज पर है, तब हम बोल सकते हैं कि टोटल कंज्यूम पावर होगी, डायरेक्टली एडअप कर दो उनको। और अगर हमारे पास सीरीज़ में है तो इस तरीके से हमारे पास 1 बाई पी इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई पी वन प्लस 1 बाई पी टू वाला फॉर्मूला बनेगा। बल्ब ऑफ द लेसर पावर विल शाइन मोर, जो कम पावर यूज़ कर रहा होगा वो ज़्यादा शाइन करेगा। बल्ब ऑफ द मोर पावर विल शाइन मोर, जो ज़्यादा पावर ले रहा होगा वो ज़्यादा शाइन करेगा। ठीक है, रेटेड पावर की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 360 वाट 60 वाट के बल्ब्स हैं, 120 वोल्ट यहाँ पर लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द 120 पावर सप्लाई। 120 वोल्ट इसकी रेटेड वोल्टेज है और 60 वाट इसकी रेटेड पावर है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द ईच बल्ब डज नॉट चेंज विद द करंट देन फाइंड आउट द टोटल पावर डिलीवर्ड टू द 3 बल्ब्स। ओके, यहाँ पर देखो ये P1 है 60 का, ये भी 60 का है, तो पैरेलल में लगाया हुआ है तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के हम 120 वाट बोल सकते हैं। अब पावर कंज्यूम्ड हो गई। यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारे पास सीरीज़ में हो जाएगा 120 के साथ, तो फिर हम कर सकते हैं P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये हो गया P इक्विवेलेंट। तो आंसर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये चला जाएगा 3 टाइम्स, तो चला जाएगा 4 टाइम्स, 40 वाट। दिस इज़ द राइट आंसर। समझ में आएगा बच्चे? आगे बात करते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस विच मेजर्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ अ करंट। इसके बारे में हम देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स एंड मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, कितना स्मॉल, बहुत ही मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में मेजर करने वाले, जस्ट हम तो ये बोलते हैं जस्ट करंट को सेंस जो कर लेते हैं वो डिवाइस को हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर 2-3 बातें होती हैं। एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम RG बोल रहे हैं, और एक गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट होता है जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर करंट या फिर मैक्सिमम करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG बोलते हैं। RG तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, IG वो करंट है जो सबसे ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में से फ्लो किया जा सकता है, मतलब वो करंट जिस पे वो फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, IG क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर में इस तरीके से जीरो होता है बच्चे, ये करंट की डायरेक्शन ही बताता है। जीरो बीच में होता है, निडल इस तरीके से होती है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से डिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे ही 1 2 3 होते हैं मेरे पास, यहाँ पे ही 1 2 3 होते हैं, बट मिली माइक्रो एम्पियर में हमारे पास यहाँ पे काम चल रहा होता है। तो अगर करंट इसमें हमने फ्लो कराया तो वो करंट क्या हो जिसपे ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाए, दैट इज IG। उससे ज़्यादा करंट पे हम मानते हैं कि गैल्वेनोमीटर बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगी कॉइल। ठीक है, तो IG इज द फुल डिफ्लेक्शन करंट या मैक्सिमम पॉसिबल करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर को यूज़ करके हम लोग एमीटर भी बना लेते हैं और वोल्ट मीटर भी बना लेते हैं। वो कैसे कैसे बनाते हैं एक बार उसको भी हम लोग देख लेंगे। गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर की बात करें तो यहाँ पे देखो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल टू इट्स कॉइल। जब भी हमें गैल्वेनोमीटर से बनाना होता है एमीटर तो हम उसके पैरेलल में एक स्मॉल सा रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस एक पैरेलल रेजिस्टेंस है, शंट कर देते हैं जिससे हम गैल्वेनोमीटर को छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, देखो एमीटर मतलब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट वाला करंट मेज़र करना चाहते हैं। गैल्वेनोमीटर भी करंट मेज़र कर सकता है बट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। हम लोग ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मेज़र करना चाहते हैं जिसको हम लोग एमीटर बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गैल्वेनोमीटर है हमारा उसके पैरेलल में एक छोटू सा शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, तो वो अगर I करंट भी अगर हमें मेज़र करना है तो IG करंट से ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर I माइनस IG, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट शंट में से ही निकल जाए। तो शंट रेजिस्टेंस को हम लोग गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम रखते हैं, शंट रेजिस्टेंस को कम रखते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से, ताकि मैक्सिमम करंट कम रेजिस्टेंस वाले से पास हो जाए।
क्लियर है? तो उतनी ज़्यादा रेंज हो जाएगी एमीटर की जितना कम शंट हम लगाएंगे। अब शंट रेजिस्टेंस कितना होता है, फॉर्मूला आप देखो यहाँ पर आर जी आ जाएगा। शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। बहुत सिंपल है। आप देखो पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हम यहाँ बोल देंगे आई जी आर जी, ये तो हो गया ऊपर वाले सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। क्लियर है क्या? सारी वैल्यू का मतलब आपको पता है। आई क्या है? आई वो करंट है जो हम मेज़र करवाना चाहते हैं एमीटर से, डिज़ायर्ड करंट है हमारा, रेंज ऑफ एमीटर मैक्सिमम। आई जी क्या है? मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आर जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। एंड आइडियल एमीटर हैज़ अ जीरो रेजिस्टेंस, मतलब शंट हमने एकदम ही बिल्कुल छोटा सा ले लिया आइडियली, बट जीरो रेजिस्टेंस होता ही नहीं है दुनिया में, बट आइडियली अगर बात करें तो एमीटर का हम लोग रेजिस्टेंस जीरो मान के चलते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करवाना है तो देखिए, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन अ सीरीज टू इट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा दिया हमने एक हाई रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में ही लगा दिया है हमने कैपिटल आर, जो कि एक हाई रेजिस्टेंस है। अब हम इसको डिवाइस के अक्रॉस यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिवाइस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ये आर कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। आर हमारे पास है वी हमारे पास रेंज ऑफ वोल्टेज अपॉन आई जी माइनस आर जी। यहाँ पर हम इस चीज़ को देख भी सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हमें मैक्सिमम करंट आई जी पहुँचाना है और इसके अक्रॉस अगर वी मेज़र करना है, तो वी जो होगा वो इन दोनों के भी अक्रॉस उतना ही ड्रॉप हुआ होगा बच्चे। तो यहाँ पर देखो अगर आई जी करंट जा रहा है तो ये आई जी करंट आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू वी, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू आर जी इसका रेजिस्टेंस है किलोमीटर का, तो ये जो हमारे पास ड्रॉप हुआ होगा ये बराबर होगा। अब यहाँ से अगर हम कैपिटल आर को निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो हमें सीरीज में लगाना है वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ। तो हमेशा याद रखिए जब भी गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो हम लोग सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, और जब गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बनाना है तो हम पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी का होगा वो लगाएंगे। क्लियर है? शंट रेजिस्टेंस क्या होता है एक बार इसको देख लेते हैं, इसको नोट कर लिया आप सबने। आइडियली आप देख लीजिए वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई होता है, हम उसको इन्फाइनाइट लेके चलते हैं, इसलिए ताकि वो जिस चीज़ को हम मेजर, जिस पोटेंशियल को मेजर करना चाहते हैं वो उस पोटेंशियल की वैल्यू ही ना चेंज कर दे, एक्चुअल में सर्किट में इफेक्ट ही ना डाल दे खुद का ही। आप सर्किट को स्टडी करना चाहते थे बट आपने सर्किट ही चेंज कर दिया एक डिवाइस लगा के, तो वो ना हो जाए इसलिए हम आइडियली क्या करते हैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस को इन्फाइनाइट एज्यूम करते हैं। शंट का रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, द स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल इन ऑर्डर टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज शंट। क्लियर है क्या? गैल्वेनोमीटर था ये, इसके साथ पैरेलल में अगर आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया दैट इज शंट रेजिस्टेंस एस। हम लोग देखो हमेशा गैल्वेनोमीटर है ना बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, बेचारा मासूम होता है, इतना मासूम होता है कि उसके पास अगर तुमने करंट आई जी से ज़्यादा भेज दिया ना बेचारा जल जाएगा। तो अगर हम आई को मेज़र करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसके पैरेलल वाले रेजिस्टेंस में से पास कर जाए, इसलिए उस रेजिस्टेंस को आर जी के वैल्यू से हम लोग कम रखते हैं। जितना कम रखोगे उतनी ज़्यादा रेंज होगी एमीटर की। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करना है व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 मिली एम्पियर 20 ओम गैल्वेनोमीटर इनटू ए एमीटर विद अ रेंज ऑफ 50 मिली एम्पियर। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल एमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बच्चे। ट्राई करेंगे इसको सभी अभी। देखिए मैं एक बेसिक सा डायग्राम बना देता हूँ।
गैल्वेनोमीटर ले लेता हूँ, इसके शंट में रेजिस्टेंस लगा दिया एस। अब यहाँ से करंट, वैसे फॉर्मूला ये डायरेक्ट वही फॉर्मूला मैं बार बार लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये जो एस आएगा शंट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है आर जी। तो दिस इज इक्वल्स टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब देखिए आई जी कितना है, 1 मिली एम्पियर, तो 1 इंटू 10⁻³ आर जी कितना है 20 ओम अपॉन आई कितना है 50 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 50 इंटू 10⁻³ माइनस आई जी कितना है 1 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे, इससे जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 0.408 ओम। ठीक है, दूसरा वो पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप, पैरेलल रेजिस्टेंस है एस और आर जी, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर जी एस अपॉन आर जी प्लस एस। पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया, नथिंग एस। तो आर जी हमारे पास है 20 और शंट रेजिस्टेंस आया 0.408 का अपॉन 20 प्लस 0.408, देखो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। समझ में आया क्या? देख लो एक बार, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। आगे बढ़ाएं बच्चे। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? देखिए इस तरीके का ब्रिज होता है हमारे पास। यहां पर देखिए 5 रेजिस्टेंस है, सॉरी व्हीट स्टोन ब्रिज देख रहे हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए 5 रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक है P, एक है Q, एक है R, एक है S, एक और है रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर के अंदर होगा RG। ठीक है, इन 5 रेजिस्टेंसेस को हमने किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है ये देखिए। यहाँ पर ब्रिज बना दिया है हमने, ये देखो 2 रेजिस्टेंस ऐसे हैं, 2 रेजिस्टेंसेस ऐसे हैं, इनके बीच में एक ब्रिज बना दिया है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है? एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं सिंपली, बट हम ये चाहते हैं कि रेजिस्टेंस की कुछ अरेंजमेंट्स, कुछ वैल्यूज़ ऐसी हों कि इस गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो ना हो। ये कैसे देखेंगे? हम रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ रखेंगे कुछ ना कुछ, और इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना रहे, 0 पर आ जाए। तो जैसे ही ऐसी कंडीशन मिलेगी जहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। और इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होगी, आप देखिए P/Q, ये ऐसे इसको रहने दीजिए, आप ये सिर्फ देखिए P/Q अगर R/S के बराबर है तो आपका बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं KVL लगा के, बट जो आफ्टर रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है। आप या तो एक साइड के डिवाइड करा दीजिए, P/R बराबर कर दीजिए Q/S के, एक साइड के, ब्रिज के एक साइड के दोनों का रेशियो दूसरे साइड के रेशियो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक ही है ये, और ये इक्वेशन सेम है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि सेम आएगी। तो आप बस एक साइड के डिवाइड करा दीजिए, तो आपका अगर इक्वल आ रहा है रेशियो, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ये है, ये भी है, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? 5 रेजिस्टेंस है जिसमें एक ब्रिज है, बिल्कुल है, व्हीट स्टोन ब्रिज है ये। बट अगर मैं बोल दूं ये 2 ओम का है
ये 6 ओम का है, ये 8 ओम का है और ये 24 ओम का है। क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं एक साइड के डिवाइड करा दूँ तो देखिए 2/6 आएगा, दूसरी साइड के डिवाइड करा दूँ तो 8/24 आएगा। क्या ये रेशियो बराबर है? इसको देखा दिस इज़ 1/3, इसको देखा दिस इज़ 1/3, हाँ बराबर है। दैट मीन्स दिस इज़ बैलेंस्ड। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बोल सकता हूँ कि ये 50 ओम हो, 100 ओम हो, 1 लाख ओम हो। इस फिफ्थ रेजिस्टेंस जो बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्या बोलते बच्चे, समझ में आ गया? तो हमेशा हमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करना होता है। बैलेंस्ड है तो बीच में से आप आर को हटा दीजिए और सर्किट को नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इस वाले रेजिस्टेंस को हटा दो, बीच में से ऐसे हटा दो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इस 2 और 8 को सीरीज़ में कर दो, इस 6 और 24 को सीरीज़ में कर दो, और फिर उन दोनों सीरीज़ को आपस में पैरेलल करके रिजल्टेंट निकाल लो। आपके पास ए और बी के अक्रॉस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं, आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई देगी कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, बट आप उसको बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देखो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। इसको आप रीफॉर्म करो। देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। ए, सी, डी और बी। देखो, ए से और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, और बी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। अब देखो, सी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। अब आपको देखने लग गया होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, इस वाले पॉइंट को उठा के आपने इस तरफ रख दिया तो डायरेक्टली आपको देखने लग जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब देखो, सारे रेजिस्टेंसेस आर के हैं, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है बीच वाला, ये क्या हम रिमूव कर सकते हैं? इसके लिए रेशियो चेक करना पड़ेगा। इधर का रेशियो इधर का रेशियो बराबर है, ये तो आंखों से दिख रहा है। R/R इधर 1 हो जाएगा, इधर R/R ये 1 हो जाएगा, तो दोनों रेशियो बराबर है, तो बीच वाले रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कर दिया मैंने। रिमूव कर देंगे तो हमारे पास फिगर क्या बन गया, R। तो ऊपर वाला सीरीज देखो 2R, नीचे वाला 2R, और 2R और 2R को जब हम पैरेलल में करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा R। इसका टोटल आंसर है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी R होगा। ठीक है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन देखते हैं बच्चे। ये समझ में आ गया आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन हम कैसे चेक करते हैं, और बैलेंस्ड हो जाए तो बीच वाले रेजिस्टेंस को हम सर्किट में हटा सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा, वो सर्किट का पार्ट ही नहीं रहेगा। ओके, एप्लीकेशन है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन अ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन प्रिंसिपल एंड इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एक्स। आप ये देखिए, यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स लगा दिया मैंने, क्लियर है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में मैं अपने हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी कर सकता हूँ। रेजिस्टेंस बॉक्स आपने कभी देखा हो स्कूल में, इस तरीके से हम बॉक्सेस में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उसको हम चेंजेस कर सकते हैं रेजिस्टेंस को वहाँ पे। यहाँ पर है एक मीटर स्केल। मीटर स्केल मतलब 1 मीटर का स्केल है, ये सेंटीमीटर्स में है, 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर्स तक 1 मीटर का हो गया। और ये है गैल्वनोमीटर। इस गैल्वनोमीटर में यहाँ पर बीच में जॉकी दे रखी है, इसको जे से डिनोट करते हैं। इस गैल्वनोमीटर का जो एक साइड है उसे तो फिक्स किया हुआ है, दूसरा जो साइड है उसको हम कहीं पर भी मीटर स्केल पे मूव करा सकते हैं। इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, हम कहीं पर भी जॉकी को शिफ्ट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, ये जो सर्किट है आपका, इससे क्या होगा, ये गैल्वनोमीटर है, कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा, 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा। क्यों आएगा 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट? आप देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करता हुआ दिखेगा आपको। ये करंट है, यहाँ से करंट के बाद दो सर्किट है, एक ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है, ठीक है। यहाँ के बाद ये देखो, एक रास्ता तो हमारे पास ये है, एक रास्ता ये है, बीच में एक ब्रिज भी है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर मैं इसको व्हीटस्टोन ब्रिज डायग्राम बना दूं,
दिस इज आर, दिस इज एक्स। ये जो रेजिस्टेंस है ए से लेके बी तक का, जहाँ पर हमने जॉकी को रखा है, ये रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो एल के प्रोपोर्शनल आएगा, रो एल बाई ए के हिसाब से। और यहाँ पर 100 माइनस एल, जो बची हुई डिस्टेंस है 100 माइनस एल, उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस आएगा। और ये बीच में है गैल्वेनोमीटर जी। अब यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है, तो आप इस बैटरी पे देख सकते हो कब करंट फ्लो नहीं होगा, जब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, तब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो, अगर मेरे को रेजिस्टेंस बॉक्स का आर पता है, एल में पढ़ सकता हूँ, एल रीड कर सकता हूँ, जहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग 0 शो करी उसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन पे क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन पे गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिखा रहा होगा, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिखाएगा आप ये वैल्यू यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो 40, 41, 42, 43, 44, 44, तो लेंथ की वैल्यू आ गई 44 सेंटीमीटर। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 44 सेंटीमीटर पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। क्लियर है? तो इधर कितना हो जाएगा बच्चे, इधर हो जाएगा 56, 100 माइनस 44 करेंगे 56 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं एल की। रो हमें नहीं पता, बट हमें पता है ये यूनिफॉर्म है, इसका एरिया भी यूनिफॉर्म है, तो रो और ए, सॉरी यहाँ पे आर नहीं आएगा, रो और ए दोनों के लिए यूनिफॉर्म है। अब देखो मैं वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की वैल्यू लगा देता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ, दैट आर बाई रो एल बाई ए इज इक्वल्स टू एक्स, जो हमें निकालना है रेजिस्टेंस, जो हमें नहीं पता, अननोन रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा रो 100 माइनस एल बाई ए। ठीक है, आप देखो ए से ए, रो से रो कट जाएगा, तो ये आ गया आर अपॉन एल इज इक्वल्स टू एक्स 100 माइनस एल। तो एक्स की वैल्यू आ गई 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। समझ में आया क्या बच्चे? ध्यान से देख लीजिए इसको, बस मैंने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा दी जिससे कि मेरा एक्स निकल आएगा। तो मैं जी को वहां तक वेरी कराऊंगा जहां पे मेरे पास नल डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। ये देखो, वी नो द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो रो एल अपॉन ए से हम काम लोग करके इस तरीके से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। क्लियर है बच्चे? कोई भी दर्द गिला शिकवा यहां तक? आगे बढ़ूं? लिख लीजिए इसको। तो बैलेंस्ड जहां पर भी कंडीशन आ जाएगी वहां पर आप समझ जाएं, बस वैल्यू रेशियो लेना है, दोनों तरफ रेशियो लेके आपको बराबर कर देना है, नथिंग एल्स। आगे बढ़ें। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balanced a 10 ohm resistance in the right gap at the point which divides the bridge wire in the ratio of 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is. ट्राई कीजिए। देखिए बच्चे, तो उसने बोला है रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, जो भी लेफ्ट गैप में हमने लगाया, लेट से एक्स, बैलेंसेज अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। ठीक है, तो x बाई 10 वो बैलेंस करेगा विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द 3:2, 3:2 में तोड़ दिया, मतलब एक की एल अगर, मतलब एक अगर 3L है दूसरा 2L है, तो दोनों का रेशियो 3/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप देखो कितना आ गया, x रेजिस्टेंस 3/2 इंटू 10 दैट इज 15 ओम। देखो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ एक छोटा सा।
यहाँ पर देखो लेफ़्ट गैप में जो है रेजिस्टेंस उसने राइट गैप में 10 ओम को बैलेंस कर दिया है। कहाँ पर? जहाँ पर इसकी पूरी लेंथ कुछ मान लो तो ये 3x है और ये 2x है, तो 3:2 में कर दिया उसने। x की जगह पे मैं कुछ और मान लेता हूँ, 3 5 और ये है 2 5, क्योंकि x हमने कैपिटल X भी ले रखा है। तो यहाँ पर हमने बैलेंस कंडीशन लगा दी। आप x/10 3/2 के बराबर होगा, बैलेंस कंडीशन होगी व्हीटस्टोन ब्रिज वाली। तो x की वैल्यू हमें पता पड़ गई 15 ओम है। अब हमसे उसने कहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की लेंथ है, 15 ओम का है, 1.5 मीटर का है, तो 1.5 मीटर में 15 ओम रेजिस्टेंस है, तो 1 ओम की लेंथ कितनी होगी? तो आप देखो 1 ओम की लेंथ हो जाएगी 1.5 मीटर अपॉन 15 ओम, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर के करस्पॉन्डिंग होगा 1 ओम। ऐसा समझो 15 ओम 1.5 मीटर में है, तो 1 ओम कितना होगा? 1.5 मीटर अपॉन 15। क्लियर है? दैट मीन्स 1 × 10⁻⁻1। दिस विल बी द आंसर। कोई भी दर्द गिला परेशानी यहाँ तक तो पूछ सकते हैं बच्चे। आगे बढ़ लो। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? अ पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मेजर द EMF ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन सोर्स। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द potential difference is uniformly distributed over the entire length of the wire। देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली लेंथ ऑफ द वायर पे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द वायर, और इन अदर वर्ड्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेगमेंट ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये इसका मेन प्रिंसिपल है कि जो पोटेंशियोमीटर वायर होगा, इस तरीके से एक वायर बनाएंगे हम लोग, इसको नाम दे देते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर के लिए अगर हम बात करें, इसकी लेंथ है L, ठीक है। और इसके अक्रॉस अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कैपिटल L ले लेते हैं इसकी लेंथ, और मैं बोल दूं इस पूरे के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास V0 का हो रहा है, तो मैं फाई निकाल सकता हूँ, दैट इज V0/L। ये क्या बोलेंगे इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा कि हमने यूनिफॉर्मली डिवाइड कर लिया कि पोटेंशियल किस तरीके से पर यूनिट लेंथ में डिवाइड हो रहा है। अगर पूरे L लेंथ में V0 पोटेंशियल है तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल कितना होगा? दैट इज V0/L। तो अगर मान लो 100 मीटर की है वायर, तो हर मीटर में कितना है? चलो सेंटीमीटर में देखते हैं। 100 सेंटीमीटर है ये, 100 सेंटीमीटर में मानो 100 वोल्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो पर सेंटीमीटर 1 वोल्ट होगा ना। तो दैट 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि पर सेंटीमीटर कितना है या पर मीटर कितना है। तो यूनिट लेंथ के लिए अगर बात करेंगे तो हम हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे। दिस इज अ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्लियर है क्या? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब अगर मैं बोलूं कि दिस इज एट हायर पोटेंशियल, ए अगर हायर पोटेंशियल है तो जैसे जैसे से दूर जा रहे होंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, बी पॉइंट तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो करंट इस तरीके से जा रहा होगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही करंट ऑलवेज जाता है। तो इसी बात का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर दो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर हमने निकाल रखी हैं। फर्स्ट है टू फाइंड द EMF ऑफ अ अननोन बैटरी, ठीक है, जैसे कि E1 और E2 है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर देखो E1 और E2 दोनों निकाल सकते हैं हम अलग अलग। ये हमारे पास स्विच है जो हम 2 वे यूज़ कर सकते हैं, आइदर वी कैन कनेक्ट इट विद द 1 और वी कैन कनेक्ट इट विद द 3, ठीक है। अब ये है मेरे पास एक प्राइमरी सर्किट, ये एक प्राइमरी सर्किट है जहाँ पे ये जो बैटरी है ये E1 E2 से तो ज़्यादा की लेनी है हमें। ये जो बैटरी है EP
प्राइमरी सर्किट है, ये एक की है और ये एक रियोस्टेट ले लिया है ताकि करंट वेरिएबल होता रहे। अब ए से बी तक मेरे पास जो वायर कनेक्ट है, दिस इज़ अ पोटेंशियोमीटर वायर। अब लेट से मैंने क्या किया, आपको ये पता ही है कि सर्किट में अगर E1 है और मैं बोलूँ E2 है, E1 E2 या E0 ले लेता हूँ, अगर इसके अंदर करंट ज़ीरो हो जाए दैट मीन्स E1 और E0 बराबर है, तभी करंट ज़ीरो हो सकता है। जब अपोजिट पोलरिटी में दो बैटरीज लग रही हैं और उस सर्किट में करंट ज़ीरो हो गया, दैट मीन्स उन दोनों पोलरिटी ने, EMF ने नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट ज़ीरो कर दिया है, तभी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सही बात। तो इसी पॉइंट का यूज़ करेंगे हम लोग, देखिएगा। अगर इस पोटेंशियोमीटर वायर में यहाँ पर मैंने हायर पोटेंशियल मान लिया, कुछ हायर पोटेंशियल है मेरे पास V हायर, ठीक है, और यहाँ पर जब मैंने इसको 1 से कनेक्ट किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, कहीं ना कहीं जॉकी पर मैंने देखा पुट करने से L1 वैल्यू पर मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो हो गई, और जैसे ही इसकी रीडिंग ज़ीरो होगी मैं ये पहचान जाऊँगा कि यहाँ पर जो हायर पोटेंशियल पे जितना भी EMF मिल रहा होगा E0 और ये E1 जो होगा वो एक दूसरे से बराबर हो गए होंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। तो ये L1 पर कितना पोटेंशियल होगा हायर पोटेंशियल से यहाँ तक, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा होगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल रहा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फाई मेरे पास है क्या, टोटल VAB अपॉन L, दैट इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज अ फाई। तो L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, तो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल को E0 बोल दूँ तो वो फाई L1 आ रहा होगा, तो जो E1 है वो फाई L1 के बराबर हो गया होगा, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही फाई L2, देखो जब मैंने इस स्विच को यहाँ से रिमूव करके यहाँ कनेक्ट किया होगा नीचे की तरफ, तो क्या होगा, तब जब रीडिंग ज़ीरो हुई होगी तो फाई L2 लोकेशन पर E2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ E1 बाई E2 का जो रेशियो रहेगा L1 बाई L2 रहेगा। ठीक है, हम इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं। अगर मेरे को फाई की वैल्यू पता है, फाई में निकाल सकता हूँ कैसे, मैं पूरा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का बता दूँ, तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है अगर मेरे पास पर यूनिट लेंथ, तो फाई पता पड़ जाएगा मेरे को टोटल लेंथ से डिवाइड करके, तो फाई पता है तो L1 से मल्टीप्लाई करके E1 आ जाएगा। नहीं तो फिर हम EMF कंपेयर तो कर ही सकते हैं, अगर दो EMF है मेरे को कंपेयर करने तो फिर मैं इस तरीके से जहाँ पर वो बैलेंस हो रहे हैं L1 और L2 पे, उनके रेशियो के हिसाब से उनका EMF का भी रेशियो होगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन जहाँ पर हमने EMF को कंपेयर कर लिया, ठीक है। यहाँ इस तरीके से EMF कंपेयर किए जा सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो पूछ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उस पोटेंशियोमीटर वायर में पर यूनिट लेंथ कितना वोल्टेज मिल रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मिल रहा है। पोलरिटी आप सही लगाइएगा, पोलरिटी सही होनी चाहिए, एक ही तरफ पोलरिटी होगी। सब यहाँ पे देख रहे हो इधर ही पॉजिटिव है, पोलरिटी अपोजिट कर दोगे कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। नल पॉइंट मतलब जहाँ पर रीडिंग जीरो हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं नल पॉइंट, दैट इज नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर की जीरो हो गई रीडिंग। तो फर्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन हो गया टू कंपेयर द EMF। सेकंड देखिए आप, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन बैटरी। अब ये है मेरे पास एक बैटरी और ये है रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर भी एक सर्किट बना लिया पैरेलली। अब इस सर्किट में क्या होगा, इनिशियली करंट कहीं ना कहीं फ्लो कर रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा कि इस जॉकी को कहीं ना कहीं प्लेस करूँगा जहाँ पे रीडिंग ज़ीरो मिल जाए। अब जहाँ पे रीडिंग ज़ीरो मिल जाएगी उसमें देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे रीडिंग ज़ीरो मिल गई हम दो बार रीडिंग लेंगे, एक बार के स्विच को ओपन करके और एक बार के स्विच को क्लोज करके। जब ओपन करके रीडिंग लूँगा तो मेरे को जहाँ पर रीडिंग मिलेगी, जहाँ पर बराबर होंगे फाई L1 पर, फाई L1 पर जहाँ पे बराबर होगा ओपन करके, ओपन के की को जब मैंने ओपन किया गया है तो L1 पे लेट से मेरे को मिल रहा है, तो ये बराबर होगा सिर्फ E के। आप याद करो मैंने आपको अभी इसी क्लास में बताया था
कि ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा हो। आप ये समझो अगर इसको ओपन कर दिया मैंने तो यहां तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, और अगर ये नल पॉइंट मिल गया तो यहां भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। दैट मीन्स कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तब बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर ही होगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज फाई L1 और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सिर्फ E, तो ये दोनों बराबर होंगे। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और अब मैं क्लोज कर दूं, अगर क्लोज के स्विच को अगर क्लोज कर देंगे तो आप देखो स्विच क्लोज करने के बाद जहां पर नल पॉइंट मिलेगा L2 पर, L2 कम होना चाहिए टेक्निकली L1 से, ठीक है, तो डायग्राम पे छोड़ो, L2 अगर कम है हमारे पास तो हम समझो कि यहाँ पर जो हमें अब नल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा फाई L2 पर, दैट इज E माइनस ये वाला करंट IR। और इस करंट को हम लोग यहाँ से I कैन टू कैपिटल R भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। अभी 2 इक्वेशन आ गई, आप लोग डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इसका आंसर निकालेंगे, हमें स्मॉल r निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आप आ जाएगा L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू E अपॉन E माइनस I स्मॉल r, ठीक है। आप यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर I की वैल्यू पुट कर सकते हो E अपॉन R प्लस R। जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल्स टू R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। पुट करके देखिए, सभी बच्चे पुट करके देखेंगे और फिर फाइनली इसको याद रख लेंगे बच्चे। समझ में आया इंटरनल रेजिस्टेंस और हम ईएमएफ कैसे कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। दोनों पर ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी को आना चाहिए, इसका कोई और तरीका नहीं है क्वेश्चन करने का। कर लिया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पे ये कह रहा है व्हेन द स्विच इज ओपन इन द लोअर मोस्ट लूप, ये इसी का केस है, लोअर मोस्ट लूप में जब हमने स्विच को ओपन किया हुआ है द बैलेंस पॉइंट लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड विद द नोन रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम द बैलेंस पॉइंट लेंथ डिक्रीजेज टू 40 सेंटीमीटर। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ नोन बैटरी। नोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, बट आप एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए इसका। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। देखो प्राइमरी सर्किट होगा, प्राइमरी सर्किट आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, सॉरी ये मैंने बना दिया पोटेंशियोमीटर वायर, ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर मेरे पास ये हो गया, पोटेंशियोमीटर वायर है ए और बी। प्राइमरी सर्किट होगा कहीं ना कहीं इस तरीके से, प्राइमरी सर्किट होगा ही होगा, ठीक है, रियोस्टेट वगैरह भी होंगे। इस तरीके से करंट तो इसमें फ्लो हो ही रहा है, बट जो सेकेंडरी सर्किट है उसके बारे में आप देखिए, ये E1 है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे कैपिटल R है, और इस की के बारे में, इस स्विच के बारे में बात चल रही है, और यहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये मैं बैलेंस पॉइंट देख रहा हूँ।
ठीक है। इस तरीके का कुछ रफ डायग्राम हम हमेशा बनाए करें। इस स्विच के बारे में बात चल रही है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है जब स्विच ओपन है। दैट मीन्स अगर इसके अंदर 5 है तो 5 इंटू 60 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू E1। क्यों? क्योंकि जब स्विच ओपन है कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो वो E1 जो है वो E1 पे ही बैलेंस होगा, ठीक है। क्योंकि टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ E1 ही होगा। दूसरा वो कह रहा है कि जब करंट फ्लो कर रहा है तो जो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा E1 माइनस IR। ये बराबर होगा 5 इंटू 40 सेंटीमीटर के। और जो I होगा, ये R उसने दे रखा है 4 का, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। जो I होगा वो होगा E1 अपॉन R प्लस स्मॉल r। इस तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है R, यहाँ पे देखिए R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करके आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू है 4, L1 की वैल्यू है 60 अपॉन 40 माइनस 1। देखिए क्या आंसर आ जाएगा, 3/2 1/2, ये आ गया 2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी आ गया 2 ओम। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो तरीका है, ये वाला जो केस है, इसमें आपको बैटरी का EMF कंपैरिजन करना भी आ जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना भी आ जाएगा। ये वाला केस में दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है क्योंकि 2 बार इक्वेशन हमें लिखनी पड़ जाती है। चलिए, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय एवरीवन।